गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग द मोड ऑफ पेमेंट्स। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट्स किए थे जिससे कि कस्टमर अपनी पेमेंट कर सकता है रिटेलर को। आज हम पढ़ेंगे कि किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए रिटेलर को भी एंड जो हमारा कस्टमर है उसे भी पेमेंट करते वक्त। तो फर्स्ट है मेरे पास काउंट कैश एक्यूरेटली एंड वेरीफाई बिफोर इशूइंग रिसीट। कि जब भी रिटेलर मेरा कोई कैश एक्सेप्ट कर रहा है तो इस एक बार उसे क्या करना चाहिए, उसे काउंट कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है पर बहुत बार हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से जब हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स बना रहे होते हैं, जब टोटल कर रहे होते हैं, हिसाब कर रहे होते हैं, तब कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती है। ठीक है, तो पैसे कई बार कम दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा अपना जो कैश है जो हमने रिसीव किया है वो काउंट करना होगा। एंड वेरीफाई बिफोर इशूइंग रिसीट, रिसीट देने से पहले एक बार पहले कैश को काउंट करना है। देन नेक्स्ट, इंश्योर कार्ड टर्मिनल्स एंड रीडर्स आर सिक्योर। ये किसके लिए है? ये कस्टमर के लिए, कि जब भी एक जो मेरा कस्टमर है अपना कार्ड दे रहा है रिटेलर को, तो वो एक बार इंश्योर कर ले कि वो जो कार्ड रीडर है, जो कार्ड रीडर वाली मशीन है वो, या फिर कार्ड टर्मिनल है, वो सिक्योर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके नीचे कोई चिप लगी हुई है जिससे कि आपका जो कार्ड है वो हैक हो सकता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आपका जो कार्ड है वो, उसकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। ठीक है, तो आपको कभी भी अपना जब भी कार्ड आप रिटेलर को देना है उससे पहले एक बार इंश्योर करना है कि वो कार्ड रीडर मशीन है जो मेरी, वो सिक्योर है या नहीं है। नेक्स्ट इज़ यूज़ सिक्योर एंड ट्रस्टेड मोबाइल पेमेंट ऐप्स। अब आपके ऐप स्टोर के अंदर भी बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा कौन सा डाउनलोड करना चाहिए? जो कि ट्रस्टेड है, यानी कि जिसे गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया हुआ है। बहुत सारे आपको ऐप्स मिलते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं और कुछ मतलब ठीक भी होते हैं, लेकिन हमेशा हमें कौन से मोबाइल पेमेंट ऐप्स यूज़ करने हैं जो कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव किए हुए हैं। ये कस्टमर के लिए भी ज़रूरी है और ये रिटेलर के लिए भी। नेक्स्ट है यूज़ पासकोड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। हमेशा जो आप पेमेंट करोगे ऐप्स के थ्रू, उसके अंदर आपका पासवर्ड लगा होना चाहिए। और बायोमेट्रिक यानी कि ये जो आपके हैंड प्रिंट, जो थम्स इम्प्रिंट लगते हैं वो। ठीक है, तो वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। इंश्योर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट टर्मिनल्स आर सर्टिफाइड। जो मैंने कॉन्टेक्टलेस पेमेंट टर्मिनल आपको लास्ट क्लास में दिखाए थे, जिसमें क्या कर रहे थे हम लोग, बिना किसी, मेरा कार्ड था उसे मैं सिर्फ टैप ही कर रही हूँ या फिर ऊपर हवा में ही है वो, और वो वाईफाई की हेल्प से वो अपने आप पेमेंट हो रही है। तो जब भी मैं ऐसे टर्मिनल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हमेशा वो जो टर्मिनल्स हैं सर्टिफाइड होने चाहिए। कौन सर्टिफाई करता है? गवर्नमेंट ही करती है उसे सर्टिफाई। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज विद SSL एन्क्रिप्शन टू प्रोटेक्ट कस्टमर डाटा। ये जो मैं पेमेंट गेटवेज करती हूँ, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अमेज़ोन से ही कुछ ख़रीद रहे हो। ठीक है, तो अमेज़ोन वाले ने जो भी अपनी पेमेंट गेटवे बनाया होगा ना, वो ऑब्वियसली ऑथोराइज ही होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, वो क्यों कोई ऐसा पेमेंट गेटवे बनाएगी जो कि कस्टमर के लिए रिस्की है। ठीक है, जहाँ पे कस्टमर का पैसा डूबने का कोई चांस हो, राइट। तो आपको जो अपना जो पेमेंट ऑप्शन है जो, या फिर पेमेंट गेटवे है, वो हमेशा एनक्रिप्टेड रहना चाहिए। एनक्रिप्टेड यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं इधर से यहाँ से अमेज़ोन से कुछ ख़रीद रही हूँ और मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल ली है। ठीक है, मैंने मान लो अपना पासवर्ड डाल दिया, अपना ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, ये सब कुछ डाल दिया है। तो अब मेरे एंड पे मुझे वो दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपका पेमेंट गेटवे कब सेफ़ है? जब जो दूसरे एंड पे है वो उस इंसान को कुछ ना दिखाई दे रहा हो। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन मैंने सबमिट की है अपने पेमेंट के लिए, वो सामने से किसी को दिखाई ना दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब ऐसा होता है तो यानी कि मेरा पेमेंट गेटवे है वो सिक्योर है। इन केस अगर वो सामने वाला जो भी रिटेलर है उसे मेरी पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि आपका पेमेंट गेटवे सिक्योर नहीं है। तो जब भी
रिटेलर को क्या करना है, कोई भी वो पेमेंट गेटवे ऑप्ट कर रहा है वो हमेशा उसका सिक्योर होना चाहिए, ताकि उसका जो कस्टमर का डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, एनक्रिप्शन यही होता है कि मुझे मेरा डाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे एंड पे सामने वाला कोई उसे रीड नहीं कर पा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज इंश्योर द चेक इज़ फिल्ड आउट एंड साइंड। आप एक रिटेलर जब भी कोई चेक एक्सेप्ट कर रहा है, उसे एक बार कंफर्म कर लेना है कि उसने, जो रिटेलर ने एक बार कंफर्म कर लेना है कि कस्टमर ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है या नहीं डाल दी है। कई बार कस्टमर जल्दी जल्दी के अंदर भी साइन करना भूल जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो बैंक है उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो आपकी एज ए रिटेलर जिम्मेदारी बनती है कि आप चेक को अच्छे से इंश्योर कर ले वो फिल्ड आउट है या नहीं है, और साइन हो गए हैं या नहीं है, और करेक्ट अमाउंट है भी या नहीं लिखी है उसने, राइट। नेक्स्ट इज क्लियरली कम्युनिकेट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स टू कस्टमर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या था इंस्टॉलमेंट में, यानी कि मैं किश्तों पे पेमेंट कर रही हूँ रिटेलर को। तो आपको पहले से ही ये कंफर्म कर लेना है कि ये जो इंस्टॉलमेंट मेथड है, ये जो कस्टमर इंस्टॉलमेंट मेथड इस्तेमाल करेगा, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हो सकता है आप चाहते हो कि एक महीने के अंदर अंदर ही, एक साल के अंदर अंदर ही सारी की सारी पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट मंथ आप 5,000 लोगे, उसके बाद आप लोग 2,000 का पेमेंट करोगे बाकी का मंथ। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये पहले से ही आपको कस्टमर को बता देनी है, ताकि बाद में जाके कोई आप ये बोल सकते हैं कोई झगड़ा ना हो या फिर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। नेक्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ गिफ्ट कार्ड बैलेंसेस। ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग कोई गिफ्ट कार्ड आता है हमारे पास और हम उसे बस रख कर बाद में इस्तेमाल करेंगे ये सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो कार्ड है जो आपका वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम लोग कि उसकी ट्रैकिंग प्रॉपरली करें। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा हमें खुद ही कि गिफ्ट कार्ड को कि वो गिफ्ट कार्ड आपका एक्सपायर ना हो जाए, और उसका बैलेंस भी चेक करते रहना होगा। फॉर एग्जांपल आपका 10,000 का गिफ्ट कार्ड था, आपने 5,000 तो इस्तेमाल कर लिया, बाकी के 5,000 आप सोच रहे हो बाद में करेंगे। ठीक है, तो उसकी ट्रैकिंग प्रॉपरली करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिटेल बिलिंग। रिटेल बिलिंग या फिर टेलीकॉम रिटेल बिलिंग। ठीक है, दूसरा नाम है इसका रिटेल बिलिंग। तो रिटेल बिलिंग तो आप समझ गए होंगे, यानी कि मैं बिलिंग कर रही हूँ अपने रिटेल के बिज़नेस के अंदर। तो ये टेलीकॉम क्या है, टेलीकॉम ये है, ये वो प्रोसेस है, ये जो आपके जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स होते हैं ये जो इस्तेमाल करते हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। अब ये टेलीकॉम प्रोवाइडर्स क्या है, पहले ध्यान दो, ये टेलीकॉम का मतलब क्या है। टेलीकॉम यानी कि टेलीफोन से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, अब टेलीफोन से कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं, फ़ोन से ऑब्वियसली, राइट। तो एज ए ट्रेडिशनल सेंस में हम लोग इसे टेलीफोन यानी कि फ़ोन कॉल करके हम लोग बात कर रहे हैं, ये उसके अंदर आ गया। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, इंटरनेट आया, तो अब इसके अंदर हम लोग एक तो इंटरनेट को भी डालेंगे और साथ में ये जो आपका फ़ोन कॉल्स आएंगी उसे भी डालेंगे। अब ये टेलीकॉम रिटेल बिलिंग करता कौन है, टेलीकॉम रिटेल बिलिंग करते हैं मेरे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कौन है, ये जो आपकी कंपनीज़ हैं, जियो, एयरटेल, ठीक है, BSNL, वोडाफोन आइडिया, ये सब कंपनीज़ क्या हैं, ये टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, ये आपको टेलीकॉम या फिर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अब इन कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, इन्हें भी अपना रिटेल बिलिंग करना है, इन्हें भी बिल्स बनाने हैं, राइट। तो ये किस बेस पे बनाते हैं या फिर ये कैसे करते हैं टेलीकॉम बिलिंग, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग यूजेस डाटा, एग्रीगेटिंग इट। यूजेस डाटा यानी कि आपने कितनी देर फ़ोन पे बात की, ठीक है, कितना आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, ये तो, या फिर आपने कितना आपने रिचार्ज करवाया था। तो ये सारा का सारा डाटा ये कलेक्ट करते हैं, देन उसे एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट यानी कि टोटल करते हैं। अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट यूजेज एंड रेंटल चार्जेस। अब आपने ये नोट किया होगा कि हर एक कंपनी, जियो होगी, एयरटेल होगी, BSNL होगी, उनके चार्जेस हैं वो अलग हैं। हो सकता है कि आप एक फ़ोन के अंदर आप मान लो 2 GB का डाटा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर पूरे दिन के अंदर आपने 45 मिनट्स टोटल बात की है। तो हो सकता है कि आपको ये BSNL के अंदर
आपके चार्जेस मान लो एक दिन के लगे, जस्ट अज्यूम करो कि 10 रुपये लगे हैं BSNL के अंदर, यही आपको ये जियो के अंदर एक दिन का पड़ गया चार्ज, लेट्स से 10 तो चलो बहुत कम हो गया, चलो 100 ले लेते हैं। BSNL के अंदर आपको 100 हो गया और जियो के अंदर आपको मान लो पड़ गया 250 का, लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि हर एक कंपनी ने अपना रेंटल चार्ज या आप बोल सकते हो डाटा यूजेज का जो प्राइस रखा है वो अलग रखा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो टेलीकॉम रिटेल बिलिंग है वो क्या कर रही है, पहले तो आपसे डाटा कलेक्ट करेगी, देन उसके बाद उसका टोटल करेगी। नेक्स्ट क्या कर रही है वो, अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट यूजेज एंड रेंटल चार्जेस, कि आपने जितना डाटा इस्तेमाल किया है, आपने जितना उनसे डाटा उनका इस्तेमाल किया है उसका चार्ज क्या होगा। तो ऑब्वियसली BSNL कंपनी है वो तो थोड़ा कम चार्ज करेगी एज़ कम्पेयर टू जियो जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ के लिए हर एक कंपनी अपना अपना चार्ज अलग रखेगी। देन जनरेटिंग इन्वॉइसेस, इन्वॉइस यानी कि मेरे बिल्स। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये सब काम कर लिया अब क्या करेंगे, वो बिल्स बनाकर दे देंगे कस्टमर को। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। अब इस प्रोसेस के अंदर एक तो जो कस्टमर ने पेमेंट किए है उसे रिसीव भी करती है ये टेलीकॉम रिटेल बिलिंग, और दूसरा उसे रिकॉर्ड भी करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल टेलीकॉम रिटेल बिलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल बिलिंग प्रोसेस फीचर्स द फॉलोइंग। इस पॉइंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बिलिंग प्रोसेस को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो। तो दो ही पॉइंट्स हैं आपके जो एक बिलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी हैं। पहला तो हो गया टाइमली बिलिंग, कि आप हमेशा अपने जो बिल्स हैं वो टाइमली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जनरेटिंग ऑल ड्यू बिल्स ऑन टाइम, सारे के सारे बिल्स आप टाइमली प्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिलिंग एक्यूरेसी, कि जो भी आपने बिल्स जनरेट किए हैं वो एक्यूरेट हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम लोग किसी का बिल किसी के अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस बाद में ना आ सकें। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका फिर कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है जब आपकी बिलिंग सही तरीके से होती है। लास्ट टॉपिक है मेरा इक्विपमेंट यूज्ड इन पेमेंट प्रोसेस, कि जब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मैं उस वक्त पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स का या फिर किस किस डिवाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, दोबारा रिवीजन हो जाएगी। कौन से थे मेरे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, या ये क्या हो सकते हैं, एक तो लोकेशन भी हो सकती है या फिर ये कोई सिस्टम भी हो सकता है। जब मेरा कस्टमर या फिर आप बोल सकते हैं मेरा रिटेलर जिस पॉइंट पे सामान को एक्चुअली में सेल कर रहा है या फिर अपना सामान एक्चुअल में बेच रहा है, उस पॉइंट पे मैं जिस इक्विपमेंट का या डिवाइस का या लोकेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ या जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हूँ वो किसके अंडर आ जाते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर मेरे कार्ड पेमेंट टर्मिनल्स आ जाएंगे, मेरा बार कोड आ जाएगा, कैश रजिस्टर आ जाएगा, मेरा जो रिसीट प्रिंटर है वो भी आ जाएंगे। ये जो अब नीचे जो आपको सारे दिए हुए हैं ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स ही हैं। नेक्स्ट है कार्ड पेमेंट टर्मिनल, ये जो आपकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाली जो मशीन होती है वो है। बार कोड स्कैनर, जिससे कि मैं स्कैन करती हूँ मेरा बार कोड। बार कोड क्या था मेरा, पैरेलल लाइंस, जो कि आपको हर एक प्रोडक्ट के पीछे एंड में दी होती है। ठीक है, क्यों दी होती है वो, ताकि मैं एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकूँ, उसका डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई कर सकूँ। नेक्स्ट कैश रजिस्टर में, यानी कि जहाँ मेरा कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो कैश ड्रॉर था आपका। नेक्स्ट रिसीट प्रिंटर, जिससे कि मेरी रिसीट, जिस प्रिंटर से मेरी रिसीट बाहर आ रही है। नेक्स्ट इज़ वेट स्केल। वेट स्केल आप वेइंग मशीन भी तो अपने आपका रिटेलर इस्तेमाल करते हैं, ये वो आ गई। सिग्नेचर पैड, ये हम लोग मेजरली यूज़ करते हैं कि एक कोई कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे कई बार मेरा रिटेलर कई बार डिमांड कर देता है कि आप अपने साइन कर दो। एक ये तो सिग्नेचर पैड क्या है, एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिससे कि वो जो रिटेलर क्या करेगा, डिमांड करेगा कि कस्टमर उसके ऊपर
एक बार साइन कर दे। क्यों साइन करना है? क्योंकि कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनीज डिमांड कर देती हैं या फिर वेरिफिकेशन के लिए रिटेलर डिमांड कर देते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका है या नहीं है। ठीक है, तो एज अ प्रूफ सिग्नेचर पैड के ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना साइन कर सकती हूँ। देन ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो जिसने ये साइन किया ये क्रेडिट कार्ड उसी इंसान का है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल पेमेंट डिवाइस। मोबाइल पेमेंट यानी कि जो ऐप्स होते हैं आपके सारे भीम यूपीआई वाले ऐप्स, फ़ोनपे, मोबाइल पे, ये जो भी हैं ये मोबाइल पेमेंट के लिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो ये थे मेरे सारे के सारे इक्विपमेंट्स यूज्ड इन पेमेंट प्रोसेस। आई होप कि ये क्लास आपको क्लियर हो गई हो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। कल की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सेम यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए, राइट? ओके, थैंक यू।